हेलो एवरीवन। इस वीडियो में क्लास 8 साइंस का पहला चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हम भोजन के अवयवों के बारे में पढ़ा था। बच्चों, भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है और हम भोजन क्यों ग्रहण करते हैं, ये सभी आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं और इसमें भी कुछ बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, इस चैप्टर में पहला बिंदु है कृषि पद्धतियाँ। कृषि पद्धतियाँ यानी फसल का उत्पादन करने के लिए हम कुछ कार्य करने पड़ते हैं, जिन कार्यों को हम सम्मिलित रूप से कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। ये कृषि पद्धतियाँ क्या हैं, इनका हम इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, फसल क्या है, फसल को हम किन शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं? तो बेटा, फसल जब एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े भूभाग पर, किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे हम फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए, गेहूं की फसल का अर्थ है खेत में उगाए गए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। तो कहने का मतलब, किसी भूमि के किसी बड़े भूभाग पर एक साथ बहुत सारे पौधे उगाए जाएं तो उसे हम फसल कहते हैं। आप जानते हैं कि हमें फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। फसलों को हम मौसम और उपयोग के आधार पर हम बांट सकते हैं। मौसम के आधार पर फसलों को हम 3 प्रकारों में बांटते हैं। जैसे कि हमारे 3 मौसम होते हैं, सर्दी का, बरसात का और गर्मी का। तो सबसे पहले हम बरसात के मौसम में उगाई जाने वाली फसलों को हम खरीफ की फसल कहते हैं। या समय के हिसाब से देखें तो जून जुलाई से लेकर सितंबर तक जो फसलें होती हैं वो खरीफ की फसलें कहलाती हैं। और अक्टूबर से लेकर मार्च के दौरान की जो फसलें होती हैं, यानी उस समय सर्दी का मौसम होता है, उस समय की फसलों को हम रबी की फसल बोलते हैं। और मार्च के बाद अप्रैल से लेके जून तक की जो फसलें होती हैं वो जायद की फसल कहलाती हैं। आप जानते हैं खरीफ के समय कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? जैसा कि आपको पता है, बरसात के दिनों में जो फसलें होती हैं वो खरीफ की फसलें होती हैं। तो आप देखते होंगे अपने आसपास कौन कौन सी फसलें हैं, याद करने की कोशिश करें, कुछ याद आ रहा हो। ठीक है बच्चों, तो मैं बताता हूँ। बरसात के समय में आपने देखा होगा ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, कई प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। ये मुख्यतः आपको खूब दिखाई देती हैं कि बरसात के समय में ही होती हैं, ये सर्दियों में नहीं होती, ना ही गर्मियों में होती हैं। इसलिए ये सभी फसलें खरीफ की फसलें कहलाती हैं। इसी प्रकार रबी की फसलें हमें शीत ऋतु में या सर्दी के दिनों में उगाई जाती है और इनका समय होता है अक्टूबर से मार्च तक का। इसमें उदाहरण के लिए गेहूँ, चना, मटर, सरसों आदि रबी की फसलें हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां भी उगाई जाती हैं। और ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें जायद की फसलें होती हैं, लेकिन हमारे इस अध्याय में उनका जिक्र नहीं है। जायद की फसलें जो ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं, जैसे तरबूज, खरबूजा, ककड़ी आदि। ठीक बच्चों, अगला बिंदु है आधारिक फसल पद्धतियाँ। आधारिक फसल पद्धतियाँ, फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप समसामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिसका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधों के उगाए जाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप सम्मिलित रूप से कृषि पद्धतियाँ कहलाती हैं। यानी फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने होते हैं। इन क्रियाकलापों को ही कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। तो कृषि पद्धतियाँ के 7 चरण हैं। पहला चरण है मिट्टी तैयार करना। सबसे पहले किसान अपने खेत में मिट्टी को तैयार करता है। मिट्टी को तैयार करने से मतलब खेत की साफ सफाई, उसकी जुताई करना, जुताई कर मिट्टी को पोली बनाना,
मिट्टी तैयार होने के बाद में दूसरा चरण आता है बुवाई, जिसमें मिट्टी जब हमारी तैयार हो जाती है, खेत की मिट्टी जब बहुत अच्छी हो जाती है, तो उसमें हम किसान बुवाई करता है, यानी बीज डालता है, फसल के बीज डालता है, जिससे वह फसल, उस फसल के पौधे उगते हैं। बुवाई करने के बाद किसान को जो फसल उगी है, जो पौधे उसके खेत में उगे हैं, उनमें खाद एवं उर्वरक देता है। खाद एवं उर्वरक, खाद और उर्वरक दोनों ही फसल के लिए लाभदायक होते हैं, लेकिन खाद और उर्वरक में काफ़ी अंतर है। खाद जो है वो फसल के साथ साथ मिट्टी को लंबे समय तक उपजाऊ बनाए रखता है, यानी ऐसी खेत में जिसमें किसान खाद का इस्तेमाल ज़्यादा करता है, तो वहाँ की मिट्टी एकदम स्वस्थ रहती है और मिट्टी लंबे समय तक उपजाऊ बनी रहती है, उस खेत में लंबे समय तक अच्छी फसल होती है। जबकि उर्वरक देना एक समय फसल के लिए तो लाभदायक रहता है, लेकिन धीरे धीरे उर्वरक का इस्तेमाल करने से उस खेत की मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो जाता है, और एक समय ऐसा आता है जब वो जो भूमि है वो बंजर हो जाती है, यानी उसमें किसी प्रकार की खेती नहीं हो पाती है। इसलिए उर्वरकों का संतुलित रूप से उपयोग करना चाहिए, बहुत अधिक इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। जबकि खाद हम अच्छी मात्रा में डाल सकते हैं, उसके कोई भी दुष्प्रभाव नहीं आते हैं। खाद एवं उर्वरक में अगर आपसे अंतर पूछा जाए तो आप कैसे समझा पाएंगे कि क्या अंतर है? देखिए बच्चों, खाद एक प्राकृतिक होता है, सबसे पहला खाद प्राकृतिक होता है, जबकि उर्वरक कृत्रिम होता है, यह मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। खाद से मिट्टी का उपजाऊपन लंबे समय तक बना रहता है, उसमें ह्यूमस और नमी की मात्रा ज़्यादा रहती है, जिससे फसलें अच्छी होती हैं। जबकि उर्वरक से मिट्टी का अधिक लंबे समय तक उर्वरक का उपयोग करने से मिट्टी का उपजाऊपन खत्म होता है, और उसमें जल धारण क्षमता भी कम हो जाती है, जिससे फसल पर दुष्प्रभाव पड़ता है। खाद से उत्पन्न की गई फसलें ऑर्गेनिक, जो ये नाम आप आजकल खूब सुन रहे होंगे, ऑर्गेनिक खेती, तो इससे उत्पादित जो फसलें हैं उनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, और जो भी व्यक्ति, जो भी जीव इनका उपयोग करते हैं, उनके शरीर पर बहुत अच्छे फायदे होते हैं, दुष्परिणाम नहीं होते। जबकि उर्वरकों से के द्वारा तैयार की गई फसल के सेवन से कई तरह के कई तरह के दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। ठीक है बच्चों, अगला बिंदु है सिंचाई। खेत में बुवाई के बाद जब फसल बड़ी होती है और खेत में पानी की कमी आने लगती है, तो पौधों को अच्छी वृद्धि के लिए, अच्छे विकास के लिए सिंचाई करानी होती है। सिंचाई से मतलब फसल को कृत्रिम साधनों द्वारा, एक तो सिंचाई जैसे वर्षा हो जाती है तो पेड़ पौधों को पानी मिल जाता है, तो उसे हम सिंचाई नहीं कहेंगे। सिंचाई का मतलब है जब कृत्रिम साधनों से फसल को पानी देना, कृत्रिम साधनों से फसल को पानी देना सिंचाई कहलाता है। जैसे नलकूप के द्वारा, कुएं के द्वारा, तालाब, नदी, नहर आदि से हम किसान खेतों में पानी देता है, तो ये सब सिंचाई के साधन हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अगला है खरपतवार से सुरक्षा। तो खरपतवार क्या है? खरपतवार फसल के साथ उगे, क्या बच्चों? फसल के साथ उगे अनावश्यक पौधे, जो जिसको किसान ने नहीं उगाया है, वो किसान के लिए आवश्यक नहीं है, और वो जो फसल किसान ने उगाई है, जिस फसल के पौधे किसान ने खेत में उगाए हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो अपन क्या कहेंगे खरपतवार के लिए? फसल के साथ उगे अनावश्यक पौधे जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। तो किसान को अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए जो फसल के साथ उगे अनावश्यक पौधे होते हैं, उनकी उनसे सुरक्षा करनी होती है। इससे सुरक्षा के लिए किसान को फसल की निराई गुड़ाई करनी होती है। फसल में उगे हुए अनावश्यक पौधे जो खरपतवार है, उसको उखाड़ के या जो खरपतवार नाशी दवाइयाँ होती है उनको छिड़क कर उनको नष्ट कर दिया जाता है। इस तरह की दवाइयाँ छिड़कने से खरपतवार नष्ट तो हो जाता है, लेकिन मिट्टी और उसके आसपास के वातावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए पारंपरिक तरीके से ही खरपतवार को नष्ट करना चाहिए, या खरपतवार से फसल की सुरक्षा करनी चाहिए। अगला बिंदु है कटाई। फसल की किसान ने बुवाई कर दी, उसके बाद उसमें समय समय पर खाद उर्वरक दिया, समय समय पर सिंचाई की,
तो कुछ समय अंतराल बाद जब उसकी फसल की समय अवधि पूरी हो जाती है, यानी उसकी वो पक जाती है, फसल मैच्योर हो जाती है, तो किसान उसको अपने खेत से काटता है, काट के अलग कर लेता है। तो ये कटाई। कटाई के बाद किसान उस फसल के दानों को उसके भूसे से अलग करता है। यह बिंदु आपकी बुक में नहीं है, जिसे हम थ्रेसिंग कहते हैं। फसल को काटने के बाद उसकी नमी दूर कर कुछ समय सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उसको फसल के दानों को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। ठीक है बच्चों। जब जब दाने उसमें से अलग हो जाते हैं, जो फसल है, फसल के जो दाने हैं वो अलग हो जाते हैं, तो किसान उनको अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग में ले लेता है। लेकिन किसान के पास बहुत सारी मात्रा में फसल तैयार हो जाती है, तो वो सबका उपयोग कर नहीं सकता। तो उस फसल को का किसान भंडारण करता है। भंडारण मतलब स्टोर करता है। जैसे हम अपने घरों में अपने भोजन के साल भर के भोजन के लिए कुछ खाद्यान्न स्टोर करते हैं, इसी प्रकार किसान भी फसल को भंडारण करता है। जितना उस पे भंडारण के लिए साधन होते उतना तो वो अपने घर कर लेता है, लेकिन बाकी बचे हुए फसल को वह कृषि मंडियों में बेच देता है। ठीक है बच्चों। तो ये भंडारण, इस तरह से ये फसल की आपकी 7 पद्धतियाँ हो गई। अब इसमें पहला जो हम दोबारा इनका विगतवार पढ़ें तो मिट्टी तैयार करना। तो मिट्टी तैयार करने के लिए किसान क्या है, उसको जुताई करता है, खेत की मिट्टी को उलट पुलट कर पोला बनाता है, जिससे खेत की मिट्टी पोरस हो जाती है, मतलब वो उसमें हवादार हो जाती है, जिससे नए पेड़ पौधों की जो जड़ हैं उसमें आसानी से अंदर प्रवेश कर जाती हैं। जुताई से हमें कई फायदे होते हैं। जुताई से सबसे पहला फायदा है कि जो मिट्टी के अंदर छुपे हुए जो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जीव होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और सूरज की तेज रोशनी से वो मर जाते हैं। इससे मिट्टी में से जो नुकसानदायक जीव हैं वो मर जाते हैं और मिट्टी एक तरह से शुद्ध हो जाती है। और इस प्रकार की मिट्टी में वायु की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे जो जड़ें उस मिट्टी में जाएंगे उनको श्वसन करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन या हवा मिलती रहेगी। तो उनकी जड़ें अच्छी होंगी, तो जड़ें अच्छी होंगी तो पौधे की पैदावार भी अच्छी होगी। तो पौधा जब स्वस्थ होगा तो हमें फसल भी अच्छी देगा। दूसरा, जुताई से जो मिट्टी की ऊपरी सतह पर जो भी जीव जंतु पेड़ पौधों के जो अवशेष रह जाते हैं खेत में, मिट्टी की जो परत है उस ऊपरी परत पर पेड़ पौधे और जीव जंतु के जो अवशेष पड़े रहते हैं, जुताई करने से वो ऊपर के नीचे चले जाते हैं और नीचे का ऊपर आ जाता है। तो जो नीचे गए हुए जो ऊपर जो अवशेष हैं वो मिट्टी के अंदर उपस्थित जो किसान के मित्र कीट जो हैं, मित्र जीव जो हैं, जैसे केंचुआ है और अन्य, तो वो उस अवशेषों को खाकर उनको सरल तत्वों में बदल देते हैं और मिट्टी में एक काले पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। और ह्यूमस ही पौधों का मुख्य पोषक भाग होता है, जिसे पौधे अवशोषित कर लेते हैं और अच्छी बढ़वार प्राप्त करते हैं। मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ जीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रकार मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्मुक्त, यानी मिट्टी में विसर्जित हो जाते हैं। यह पोषक पौधे के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो मिट्टी को तैयार करने के लिए किसान कौन कौन से औजारों का उपयोग करता है, उनके बारे में अगला बिंदु है कृषि और औजार। तो कृषि के कौन कौन से औजार हैं जो मिट्टी को तैयार करने में काम में आते हैं। तो किसान मिट्टी को तैयार करने में हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर, ये 3 औजार आपकी बुक में दिए हुए हैं, इनका उपयोग करता है। तो पहला है हल। हल प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी के खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशु, ऊंट, घोड़े की सहायता से खींचा जाता है। इससे लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे फल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हम हल शाफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तो दूसरे सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल
एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है, जो कि चित्र में दिखाया गया है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। तो बच्चों, हल आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप इस अपने बुक में जो चित्र 1.ए दिया हुआ है, ये हल का चित्र है। और हल कैसे काम करता है इसका भी चित्र है। किसान के साथ दो बैल हैं और वो हल है जिसको खेत में चलाया जा रहा है। तो इसके देखकर आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ये हल क्या होता है, किस तरह से काम करता है। ये हमारी मिट्टी को पोली करता है, जिसे हम जुताई कहते हैं। ठीक है, ये हमारा पारंपरिक या प्राचीन तरीका है। इसके बाद दूसरा है कुदाली। यह एक फसल सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। यानी ये भी एक हल की तरह ही होता है। इसमें जो फल है, जो मिट्टी में घुसता है, उसमें एक लोहे की चौड़ी और मुड़ी हुई प्लेट होती है। उसमें तो फल होता है, एक सीधी लोहे की, एक सीधी कीलनुमा लकड़ी होती है, लेकिन इसमें लोहे की चौड़ी एवं मुड़ी हुई प्लेट होती है, जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है, ठीक हल की तरह ही खींचा जाता है। तीसरा औजार है मिट्टी को तैयार करने में काम आने वाला कल्टीवेटर। कल्टीवेटर यानी ट्रैक्टर के द्वारा खींचे जाने वाला हल। इसमें कई सारे हल होते हैं, एक साथ इसमें कई सारे हल होते हैं। जो आजकल जुताई ट्रैक्टर के द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। यानी ट्रैक्टर से जल्दी ही अपने खेत की जुताई हो जाती है और मेहनत भी कम लगती है। ठीक है बच्चों, इस तरह आपकी मिट्टी, इन औजारों की सहायता से किसान मिट्टी तैयार करता है। अब मिट्टी तैयार करने के बाद में किसान खेत में बुवाई करता है। तो बुवाई के लिए भी हल की आवश्यकता होती है, कल्टीवेटर की आवश्यकता होती है। एक तरह से कल्टीवेटिंग मशीन होती है, उसमें हल बुवाई की भी व्यवस्था होती है, जिसको सीड ड्रिल कहते हैं। तो खेत की मिट्टी जब पूरी तरह तैयार हो जाती है तो बुवाई करने के लिए किसान उसमें मशीन के द्वारा या हल के द्वारा उसमें फसल के बीज डालता है। ठीक बच्चों, तो बुवाई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। तो बच्चों, इसको समझने के लिए क्रियाकलाप दिया गया है आपकी बुक में। क्रियाकलाप 1 यानी गतिविधि 1, एक बीकर लेकर उसमें पानी से भरिए और उसमें 1 मुट्ठी गेहूं। ये क्रियाकलाप बच्चों आपके बीज स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं, उनकी जानकारी करने के लिए दिया गया है कि आप कैसे पहचानें कि ये बीज सही है या खराब है। तो उसको पहचानने के लिए क्या है, एक बीकर यानी ये कोई बर्तन लें जिसमें हम पानी भर लेते हैं और उसमें जो फसल आप बोना चाहते हैं उसके बीज लें और उसको उस पानी में डाल दें। पानी में डालने के बाद में हम देखते हैं कि कुछ बीज तो पानी में डूब जाते हैं और कुछ बीज पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। जो पानी की सतह पर तैरते रहते हैं वो बीज हल्के होते हैं, यानी वो अंदर से खराब होते हैं। इसका मतलब ये वो अस्वस्थ बीज हैं। तो इस प्रकार के बीजों को हम निकाल कर दूर कर देते हैं और जो अच्छे बीज जो नीचे भारी हैं, जो वजन में भारी होते हैं, वो डूब जाते हैं। तो उनको निकाल कर ही हम बुवाई में काम में लेते हैं। बुवाई के परंपरागत औजार, हम जो बुवाई है, जैसे हम जुताई के औजार थे, इसी तरह से बुवाई के भी परंपरागत औजार हैं और आधुनिक औजार भी हैं। तो परंपरागत औजारों के रूप में बुवाई के इस्तेमाल किए जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेदकर बीज को स्थापित कर देते हैं। यानी जो हल होता है उसके साथ में एक कीप नुमा, जैसे हम तेल, बड़े बर्तन से छोटे बर्तन में तेल आदि हम घरों में किचन में काम में लेते हैं, जिसको हम फनल भी बोलते हैं, कीप बोलते हैं। इस तरह के एक औजार होता है, ये उससे काफ़ी बड़ा होता है और इसका जो पाइप है वो भी काफ़ी लंबा होता है। तो उसमें ऊपर से किसान एक हाथ से बीज डालता है, साथ में जो हल है वो चलता रहता है और उसमें किसान बीज डालता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। तो इस तरह से जो बीज है वो मिट्टी के अंदर गिरता जाता है। तो इस प्रकार बीज की रोपाई हो जाती है और कुछ समय बाद बीज से अंकुरण निकलता है और फसल के पेड़, जो नए नए पौधे हैं वो निकलते हैं। ठीक बच्चों, हाँ, आगे है जो आधुनिक बुवाई का जो साधन है वो सीड ड्रिल है। आजकल बुवाई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल
का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुवाई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुवाई करने से समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। ठीक बच्चों, ये मशीन के द्वारा, ये तो जो हल जो चला रहे हैं इसके द्वारा जो हम बुवाई कर रहे हैं ये तो हमारा पारंपरिक साधन है। लेकिन आधुनिक साधन सीड ड्रिल है, ये एक तरह से ट्रैक्टर का हल ही होता है बच्चों। जैसे हम ये हल के पीछे जो पारंपरिक साधन में दिखाई दे रहा है आपको कीप जोड़ देते हैं, इसी तरह से इसमें भी एक ऊपर बॉक्स होता है जिसमें हम बीज भर देते हैं और नलियों के माध्यम से वह बीज हलों के सहारे नीचे मिट्टी में गिरता है और वो ढक जाता है। ठीक बच्चों, आगे की पढ़ाई के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ओके।